हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम लाला लाजपत राय जी के राजनीतिक विचार आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लाला लाजपत राय जी पर एक क्लास हो चुकी है जिसमें कि हमने इनका जीवन परिचय और इनके सामाजिक विचारों को बहुत अच्छे से विस्तार से किया है। आई होप आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज हम इनके राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि राजनीति के बारे में इनके क्या थॉट थे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा उदारवादी नेताओं से असहमति, कि कांग्रेस में दो टाइप के नेता थे। मैंने आपको बताया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो उसमें जो है दो टाइप के नेता होते हैं, एक तो उदारवादी नेता, एक उग्रवादी नेता। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते थे और ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर जो है भारत का विकास करना चाहते थे, जबकि जो उग्रवादी नेता थे वो ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से विरोध करते थे और उनको भारत से बाहर भगाना चाहते थे। अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भेजकर भारत में अपनी सरकार बनाकर यहाँ विकास करना चाहते थे। तो यही फ़र्क है उदारवादी नेताओं में और उग्रवादी नेताओं में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि उदारवादी नेताओं से असहमति, कि लाला लाजपत राय जो थी वो इन उदारवादी नेताओं की बातों से असहमत थे, क्योंकि ये ब्रिटिश शासन को अच्छा समझते थे। ये ब्रिटिश सरकार की न्याय प्रणाली में विश्वास करते थे, जिसे कि लाला लाजपत राय जी अच्छा नहीं मानते थे। कि जिस समय लाला लाजपत राय जी ने राजनीति में प्रवेश किया उस समय भारतीय राजनीति पर उदारवादी नेताओं का नियंत्रण था। कहा जाता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 से 1905 ईस्वी जब तक बंगाल का विभाजन होता है तब तक जो है उदारवादी नेताओं का ही ज़्यादा वर्चस्व रहता है कांग्रेस पर, मतलब कि इन नेताओं का ही ज़्यादा दबदबा था। उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग स्थापित करने के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास था। उदारवादी नेता प्रार्थना पत्र द्वारा या फिर शिष्टमंडल, मतलब कि लोगों का ग्रुप भेजकर सरकार से अपनी मांगें मनवाने का प्रयास करते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार को जब यह लगेगा कि भारतीय अपना शासन संभालने के योग्य हो गए हैं तो वे स्वयं देश छोड़कर चले जाएंगे। किंतु लाला लाजपत राय जी उनसे सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेजी सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। अंग्रेज भारतीयों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। लाजपत राय जी उदारवादियों से कहते थे कि इस प्रकार की भिक्षावृत्ति और प्रार्थना की नीति को छोड़कर आत्मनिर्भरता और बलिदान की पद्धति अपनाने से ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है और भारत प्रगति कर सकता है। लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि वे अपने प्रयासों से ही स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो टोटली यही है कि ये उदारवादी नेता तो अंग्रेजी सरकार में विश्वास करते थे, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उनसे मांगे मनवाते थे। प्रार्थना पत्र भेज दिया या फिर अपने शिष्टमंडल लोगों का ग्रुप भेज दिया मांगे मनवाने के लिए, क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार को जब ये फील होगा, महसूस होगा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए तो वो चले जाएंगे। लेकिन ये सोच इनकी बहुत ज़्यादा गलत थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार तो भारत पर शासन करना चाहते थे, भारत के लोगों पर राज करना चाहते थे। तो अंग्रेज़ कभी भी भारत को खुद से छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए लाला लाजपत राय जी का मानना था कि हमें भारत को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए स्वयं प्रयास करने होंगे, तभी भारतीय जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद हो सकते हैं। और जो है प्रार्थना की नीति को छोड़कर हमें आत्मनिर्भर बनना होगा भारतीयों को, और बलिदान की अपने मन में भावना लानी होगी, तभी जो है भारत आज़ाद हो सकता है और भारत प्रगति कर सकता है। तो ये इनका पहला पॉइंट हो गया कि उदारवादी नेताओं से असहमत थे, मतलब कि उनके जो तौर तरीके थे उनसे असहमत थे। दूसरा है राष्ट्रवाद संबंधी विचार, कि देश के बारे में इनके क्या विचार थे। लाजपत राय जी में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हें अपने राष्ट्र, मतलब कि भारत से बहुत प्रेम था। उन्होंने भारतीयों से कहा कि उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलकर अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सरकार के चंगुल से मुक्त करवाना। राष्ट्रवाद मतलब कि अपने देश की नीति पर चलकर, अपने देश की संस्कृति, रीति रिवाज, अच्छे साधनों को अपनाकर, जो है अच्छे तौर तरीकों को अपनाकर अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त करवाना। उन्होंने भारतीयों को समझाया कि
उनके नैतिक पतन के लिए ब्रिटिश शासन ही जिम्मेदार है। उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने का पूरा प्रयास किया लाला लाजपत राय जी ने, और भारतीयों को अपने देश के लिए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। मतलब कि इन्होंने भारत की जनता को मोटिवेट किया अपने देश प्रेम के लिए, अपने देश के लिए, कि हमारा जो देश है, हमारी जो जन्मभूमि है, वो किसी के नीचे दबकर नहीं रहनी चाहिए। हमें अपनी जन्मभूमि को आज़ाद करवाना होगा, तभी जो है हमारी मातृभूमि सुरक्षित रह सकती है और हम अपने मातृभूमि में खुलकर सांस ले सकते हैं। मतलब कि इन्होंने देश प्रेम की भावना जगाने की पूरी कोशिश की लोगों में। थर्ड हमारा पॉइंट है कि स्वराज्य संबंधी विचार। स्वराज्य मतलब स्वयं का, राज्य मतलब राज्य, कि हमारा खुद का ही राज्य हो, हमारे खुद की राज्य की सरकार हो, ना कि अंग्रेजी सरकार के अंडर रहकर हम काम करें। लाजपत राय जी भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से मुक्त देखना चाहते थे। इनकी स्वराज्य संबंधी धारणा थोड़ी सी अलग थी। इनका मानना था कि सच्चे अर्थ में स्वराज्य तभी स्थापित होता है जब शासन जनता की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। मतलब कि ये मानते थे कि स्वराज्य, लोग कई तो ऐसे मानते कि स्वराज्य तभी स्थापित होगा जब भारतीयों की सरकार बनेगी, लेकिन इनका मानना था कि भारतीयों की सरकार तो हो, लेकिन शासन जो वो जनता की इच्छा के अनुसार चलाया जाए। जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर, उनकी मांगों को ध्यान में रखकर जो है सरकार शासन करे, तभी जो है स्वराज्य पूरी तरह से प्राप्त हो सकता है। इनका ऐसा विचार था। उनका स्वराज्य सभी वर्गों, सभी जातियों के लिए था। मतलब कि सभी जातियों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलते थे, किसी से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश नौकरशाही की जगह अगर भारतीय नौकरशाही स्थापित कर दी जाए, जो जनता की इच्छा के अनुसार कार्य न करती हो, तो उसे स्वराज्य नहीं कहा जा सकता। नौकरशाही का अर्थ यहाँ पर आप सरकार से ले सकते हो कि अगर ब्रिटिश सरकार की जगह भारतीयों की सरकार बना दी जाए, और वो भारतीयों की सरकार अगर भारत की जनता के अनुसार शासन नहीं कर रही है, तो वह स्वराज्य नहीं होगा। जबकि सरकार जब भारत की जनता की इच्छा के अनुसार, उनकी मांगों के अनुसार जो है सरकार चलाएगी, तभी पूरी तरह से हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकेंगे। लाजपत राय जी ने स्वराज्य प्राप्ति के साधन भी बताए, मतलब कि तरीके भी बताए कि हम किन किन तरीकों से स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। उदारवादी नेता धीरे धीरे स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनका तो ऐसा मानना था ना कि ब्रिटिश सरकार को जब ये महसूस होगा कि हमें भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, तो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। मतलब वो इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे कभी एक मांग सरकार से मनवा ली, कभी दूसरी मांग सरकार से मनवा ली, गिड़गिड़ाते रहते थे, उनके सामने उनको प्रार्थना पत्र भेजते रहते थे। जबकि लाजपत राय जी ने इसका विरोध किया कि धीरे धीरे स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हमें स्वराज्य लेना है तो हमें एक साथ ही जल्दी ही लेना होगा। और कहा कि स्वराज्य कोई कारखाना या घर नहीं है जिसका निर्माण धीरे धीरे या टुकड़ों में हो। मतलब कि हमें अपनी सरकार लानी, तो इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी ये प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर इकट्ठे प्रयास करना चाहिए, ताकि अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले जाएं और यहाँ भारत पर जो है भारतीयों की सरकार बन सके और वो जनता की इच्छा के अनुसार शासन कर सकें। अगर धीरे धीरे स्वराज्य प्राप्त करने की कोशिश की गई, तो जनता का स्वराज्य के लिए जोश जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। मतलब कि जो जनता मोटिवेट हो रही है अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, उनका जोश ठंडा पड़ जाएगा। हमें धीरे धीरे नहीं, हमें जनता के साथ मिलकर अभी जो है हमें स्वराज्य की प्राप्ति करनी चाहिए। लाला लाजपत राय का मानना था कि भारत के लोगों को विदेश से आई हुई वस्तुओं का प्रयोग ना करना चाहिए। मतलब कि भारत की जो जनता है वो विदेशों से, अंग्रेज इंग्लैंड देश से आई हुई किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें, बल्कि अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें, जिससे देश के कुटीर धंधे विकसित होंगे और देश तरक्की करेगा। कि अपने देश में ही निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें, ताकि भारत की जो फैक्ट्रियां हैं, भारत के जो कारखाने, वो तरक्की कर सकें, और जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं वो भी तरक्की कर सकें। और देश भी जो है, अगर हम अपने ही देश में बने हुए माल का प्रयोग करेंगे तो हमारा देश भी प्रगति करेगा। हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही यूज होगा, ना कि हमारा देश का पैसा बाहर जाएगा। तो ये थे इनके स्वराज्य संबंधी विचार। स्वराज के बारे में इनका क्या सोचना था।
फोर्थ हमारा पॉइंट रहेगा स्वदेशी विचारधारा, कि इनकी स्वदेशी मतलब कि देश के बारे में क्या विचारधारा थी, स्वयं के देश के बारे में, कि ये एक उग्रवादी नेता थे। लाजपत राय जी पर बाल गंगाधर तिलक का पूरा प्रभाव था, मतलब कि उनसे काफ़ी प्रभावित थे। इनकी स्वदेशी की अवधारणा बाल गंगाधर तिलक जैसी ही थी, मतलब इन दोनों का स्वदेशी के बारे में जो है एक जैसा ही विचार था। स्वदेशी का अर्थ था अपने ही देश में बने हुए माल का प्रयोग करो, देसी रहो बिल्कुल, ना कि विदेशी बनो। यह दोनों ही स्वदेशी को स्वतंत्रता और स्वराज्य प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन मानते थे, कि अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, हमें स्वयं का राज लाना है, स्वराज्य का प्राप्त करना है, तो हमें अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, हमें स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। यह देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन की तीव्रता में विश्वास रखते थे। स्वदेशी का अर्थ होता है कि अपने देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना, कि चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो कुछ और यूज करने का सामान हो घर में, सारे की सारी चीज़ें हमारे भारत देश में बनी हुई चीज़ों का ही हम प्रयोग करें तो वो स्वदेशी कहलाएगा। इनका मानना था कि भारतीय विदेशों में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग ना करें, बल्कि अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें, ताकि हमारे देश के कुटीर उद्योग, मतलब कि जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं, जगह जगह पर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो विकसित हो सके, वो बड़ा रूप धारण कर सकें और हमारा देश तरक्की कर सके। स्वदेशी का प्रयोग करने से देश का धन देश के अंदर ही रहेगा और भारतीय उद्योगों का पतन नहीं होगा। मतलब कि भारत के उद्योग जो लगे हुए हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी कीमत बढ़ेगी, और जब हम कोई सामान खरीदेंगे तो हम पैसा भारत के लोगों को ही देंगे, जिससे कि हमारे देश का धन हमारे देश में ही रहेगा। तो इनकी ऐसी सोच थी स्वदेशी के बारे में। फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि हिंसा में क्रांति संबंधी विचार, कि क्रांति के बारे में इनके क्या विचार थे। यद्यपि लाला लाजपत राय उदारवादियों की प्रार्थना पत्र और शिष्टमंडलों की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे, वे एक उग्रवादी या फिर गर्मपंथी नेता थे, लेकिन वे क्रांति और हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, मतलब कि मारकाट में और हथियारों से लड़ने में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने हिंसात्मक तरीकों का विरोध किया, यह क्रांति के पक्ष में भी नहीं थे। भारत अभी क्रांति के लिए तैयार नहीं था। क्रांति मतलब कि विद्रोह करना बड़े स्तर पर। इसका अर्थ यह नहीं कि यह क्रांतिकारियों के विरोधी थे और उनसे घृणा करते थे। यह क्रांतिकारियों के साहस और त्याग का पूरा सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी अपने वर्तमान भारत की स्थिति को देखते हुए और समय की मांग के अनुसार इन्होंने महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण पद्धति से ही अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया। क्योंकि जिस समय लाला लाजपत राय थे उस समय जो है भारत की इतनी स्थिति मजबूत नहीं थी, क्योंकि पूरी तरह से जो है अंग्रेज़ों का राज था भारत में। अगर भारतीय क्रांति करते या विरोध करते तो उन्हें दबा दिया जाता था, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, उन्हें मारा जाता था लाठियों डंडों से। इसलिए इनका कहना था कि अभी भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, भारत की जनता में इतना दम या फिर इतनी एकता नहीं स्थापित हो सकी कि वो अभी बड़े स्तर पर क्रांति कर सकें। अगर हमें अंग्रेजी सरकार का विरोध करना है तो हमें मारकाट नहीं करनी, हमें हिंसा नहीं करनी, बल्कि हम अंग्रेजी सरकार का विरोध महात्मा गांधी की तरह शांतिपूर्ण तरीकों से ही करें, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ जो है भारतीयों को दबा देते थे, उनकी मांगों को पूरा नहीं करते थे। अगर वो किसी भी चीज़ का विरोध करते तो उन्हें मार पीट कर जो है उनकी बात को दबा दिया जाता था। इसलिए इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की तरह शांतिपूर्ण तरीके से ही हम अंग्रेजी सरकार की बातों का, अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे। मतलब कि कहने का यही अर्थ है कि ये हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, मारकाट में, हथियारों में और क्रांति में भी विश्वास नहीं करते थे। क्रांति में विद्रोह होगा, अगर विद्रोह करेगी भारतीय लोग तो अंग्रेजी सरकार उस विद्रोह को जो है दबाव से दबा देगी, भारतीयों को फांसी पे चढ़ा देगी, उनको जेलों में डाल देगी और जेलों में जो है भारतीयों पर अत्याचार किया जाता था। इन्हीं कारणों से जो है क्रांति और हिंसा के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र संबंधी विचार। लोकतंत्र मतलब कि जनता का शासन। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जनता के शासन में विश्वास करते थे, तभी पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति मानते थे ये।
लाजपत राय जी की लोकतंत्र में पूरी आस्था थी। इनका कहना था कि लोकतंत्र की स्थापना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर होनी चाहिए। मतलब कि लोकतंत्र जो है वो समाज में भी होना चाहिए, वो पैसे आर्थिक मतलब कि पैसों में भी होना चाहिए लोकतंत्र, वही सभी के पास बराबर बराबर पैसे हों, इक्वल पूंजी हो, ना कि एक वर्ग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, ना कि एक वर्ग बहुत ज़्यादा गरीब हो जिसके पास खाने के लिए भी पैसे ना हो। वो राजनीतिक आधार पर मतलब कि राजनीति में जो है सभी जनता, आम जनता को भी मौका मिलना चाहिए। ये तीनों स्तर पर जो है लोकतंत्र लाना चाहते थे, मतलब कि जनता का शासन लाना चाहते थे। इनका मानना था कि समाज में सिर्फ बुद्धिजीवी वर्ग को ही प्रधानता ना दी जाए, बल्कि शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों को भी प्रधानता दी जानी चाहिए। मतलब कि ये मजदूरों को भी समाज में बराबर स्थान दिलवाना चाहते थे। यह मानते थे कि सच्चे लोकतंत्र में शोषण व ऊंच नीच का अभाव होता है, कि अगर सच्चा लोकतंत्र हमें अपने देश में स्थापित करना है तो हमें नीची जाति के लोगों का या फिर जो कम संख्या में है उनका शोषण बिल्कुल भी नहीं करना है, गरीब लोगों का, ना ही हमें ऊंच नीच का, जात पात का भेदभाव करना है। और सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनकी नज़र में लोकतंत्र की यही परिभाषा थी कि लोकतंत्र में शोषण नहीं होता, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, सभी व्यक्तियों को भोजन मिलता है, सभी व्यक्तियों को वस्त्र मिलते हैं और सभी व्यक्तियों को, सभी जनता को जो है रहने के लिए आवास या घर की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और सभी को जो है अपनी क्षमताओं के विकास का समान अवसर उपलब्ध होता है। मतलब कि जिस इंसान में जो कला है उसे अपनी कला को उभारने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, उसे पूरा हक होना चाहिए। लाजपत राय ने उदारवादियों की लोकतंत्र की अवधारणा की आलोचना की, क्योंकि उदारवादी लोकतंत्र को केवल बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रखना चाहते थे। कि उदारवादी जो थे उनमें बुद्धिजीवी मतलब कि बड़े बड़े नेता थे और मध्यम वर्ग जिसमें कि अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, इन्हीं लोगों को ये शामिल करना चाहते थे। क्योंकि उदारवादी नेताओं का मानना था कि देश की तरक्की जो है इन्हीं लोगों के द्वारा हो सकती है। उदारवादियों ने आम जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो कि गरीब है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, जो श्रमिक है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इनकी तरफ उदारवादियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जबकि इसके विपरीत लाला लाजपत राय सभी जनता को साथ लेकर चलते थे और इनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र वही है जहां देश की सारी जनता, हर वर्ग से जो है लोग राजनीति में आए और राजनीति में भाग लें। वे नेता भारतीयों को, उदारवादी नेता भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की मांग, भारतीयों के लिए परीक्षाओं में सुविधाओं की मांग और जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे थे। कि जो उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे थे प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, तो उन पत्रों में जो है अपनी मांगों में जो है अपने भारतीयों को ये डिमांड करते थे उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार से कि हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको उच्च पदों पर नौकरी दी जाए, बड़े पदों पर, और भारतीयों के लिए जो परीक्षा दी जा रही थी जैसे कि ICS की परीक्षा थी, इसमें जो है इनकी उम्र में छूट दी जाए, मत ऐसी मांगे कर रहे थे। जबकि जनसाधारण जनता के लिए उदारवादियों ने अंग्रेजी सरकार से कोई भी मांग नहीं की। इसलिए जो है लाला लाजपत राय जी इन उदारवादी नेताओं की बातों का पूरी तरह से विरोध करते थे। इसलिए इन्होंने अपने लोकतंत्र के बारे में विचार दिए, मतलब कि कैसा लोकतंत्र चाहते थे राजनीति में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। लाला लाजपत राय जी हिंदू और मुस्लिम एकता के पूरे समर्थक थे। मतलब कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मिलाकर रखना चाहते थे। यह ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति को अच्छी तरह समझ रहे थे, क्योंकि अंग्रेज तो यही कर रहे थे, फूट डाल रहे थे हिंदू और मुसलमानों में, और इनमें फूट डालकर इनमें लड़ाई करवाकर यहाँ पर अपना राज स्थापित करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार भारत में हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर उन पर अपना शासन स्थापित करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भारत की जनता को समझाया कि धर्म के आधार पर आपस में ना लड़े। इन्होंने भारत की जनता को मोटिवेट किया कि धर्म के आधार पर आपस में लड़ाई मत करो, क्योंकि अगर आप धर्म के नाम पर लड़ोगे तो
दूसरों को अपने आप पर शासन ना करने दें। अगर आप धर्म के नाम पर लड़ोगे तो अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमान दोनों की लड़ाई का पूरा पूरा फायदा उठाएगी। इसलिए इन्होंने सलाह दी जनता को कि दूसरों को अपने आप पर शासन ना करने दें, उन किसी तीसरे को अपने बीच में ना आने दें। लाजपत राय जी का मानना था कि जब तक भारत में हिंदू और मुसलमानों में एकता रहेगी तब तक कोई दूसरा उन पर अपना शासन नहीं थोप पाएगा। यह मुसलमानों को विदेशी नहीं मानते थे, क्योंकि इन मुसलमानों का जन्म भारत में हुआ है और यह इसी तरह का अनाज खाकर बड़े हुए हैं। लाजपत राय जी ने कहा कि जो मुसलमान बाहर से आए हैं वे भी भारत के अंग बन गए हैं। मतलब कि जो चाहे मुसलमान भारत से बाहर से आए हों या फिर यहाँ रह रहे हों, ये सभी को बराबर मानते थे, क्योंकि वो मुसलमान भारत में रहकर यहाँ का अनाज खाकर बड़े हो रहे थे, यहीं पर अपना परिवार लेकर रह रहे थे, यहीं पर काम करते थे। इसलिए जो ये इनको भारत का ही सदस्य मानते थे, भारत के ही जनता मानते थे। तो ये हिंदू और मुसलमानों की एकता के समर्थक थे कि जब तक तुम लोग एक रहोगे तब तक अंग्रेजी सरकार जो है तुम लोगों में फूट नहीं डाल सकेगी और तुम लोगों पर अपना शासन नहीं कर सकेगी। अगर तुम लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तुम लोग अलग हो गए, तो अंग्रेजी सरकार इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। जब तक इकट्ठे हो तब तक तुम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हो आसानी से। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा समाजवाद संबंधी विचार, कि लाजपत राय जी एक समाजवादी थे, मतलब कि समाज की भलाई चाहते थे अच्छी तरह से। इन्होंने जमींदारी और पूंजीवादी व्यवस्था का हमेशा विरोध किया। इनका मानना था कि समाज की सभी बुराइयों की जड़ पूंजीवाद था, इसलिए इन्होंने समाजवाद का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो श्रमिकों को उनकी पतनावस्था से ऊपर उठाती है। वे श्रमिक वर्ग को पूंजीवादियों के शोषण से बचाना चाहते थे ताकि श्रमिक वर्ग के साथ न्याय हो सके। तो मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था वह होती है जिसमें कि पूंजी एक वर्ग तक सीमित रह जाती है। मतलब कि भारत में पूंजीवाद ऐसे होता है कि जैसे एक वर्ग जो मतलब कि जो मतलब बड़े बड़े मालिक हैं कंपनियों के, फैक्ट्रियों के, तो उनके पास तो और ज़्यादा धन जमा होता जाता है, उनके पास तो बहुत सारा धन है। जबकि उन्हीं की फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वाले श्रमिक मजदूर हैं, उनको नाम मात्र का वेतन मिलता है और उनको इतनी ही मजदूरी मिलती है कि वो अपने परिवार का पेट भर सके और उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता कि वो अपने जीवन का विकास कर सकें। इसलिए इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया कि पूंजी जो है एक ही वर्ग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, हर वर्ग तक जो है पूंजी पहुंचनी चाहिए, हर वर्ग तक धन बराबर होना चाहिए, ताकि जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो भी अपना विकास कर सकें और पूंजी के द्वारा एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए इन्होंने कहा कि अमीरों को गरीबों का इतना शोषण भी नहीं करना चाहिए कि उनके पास बिल्कुल भी पूंजी ना हो। उन्हें अपने काम का अच्छे से मजदूरी या फिर अच्छे से पैसा मिलना चाहिए, मतलब कि उनकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। इन्होंने समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो श्रमिकों को उनकी पतनावस्था से ऊपर उठाते, मतलब समाजवाद जिसमें कि समाज के सभी लोग मिलजुल कर रहें, समाज में आपस में भेदभाव ना हो, समाज में अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो। तो ये श्रमिकों के लिए समाजवाद को अच्छा मानते थे, ताकि श्रमिक जो है अपनी पतन की जो अवस्था चल रही है उनके, वो उनसे ऊपर उठ सके और उनका शोषण कम हो। उन्होंने कहा कि देश में कुटीर उद्योगों को, मतलब कि छोटे छोटे उद्योगों को महत्व दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैक्ट्रियों में काम मिले। इन्होंने पूंजी और श्रम में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, मतलब कि इन्होंने पूंजी पैसे में और श्रम जो काम करते हैं श्रमिक, उनमें समन्वय, उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया कि जितना श्रमिक जो है श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उन्हें उनके मेहनत का अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए, उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलनी चाहिए। और श्रमिकों की दशा में सुधार करने के भी इन्होंने प्रयास किया लाला लाजपत राय जी ने। तो ये इनका समाजवाद संबंधी विचार था। नेक्स्ट हमारा है कानून संबंधी विचार, कि कानून के बारे में इनके क्या विचार थे। लाजपत राय जी ने कानून संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि कानून जनता पर थोपे नहीं जाने चाहिए, बल्कि कानून निर्माण के कार्य में जनता का सहयोग लिया जाना चाहिए,
क्योंकि जनता के सहयोग से बने कानून ही जनता को स्वीकार्य होते हैं। ब्रिटिश सरकार अपने द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए भारतीय जनता को मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि इनके निर्माण में भारत की जनता का कोई हाथ नहीं है। यह कानून विदेशी शासकों द्वारा अपने हितों की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए भारतीय जनता द्वारा इनका उल्लंघन करना स्वाभाविक है, मतलब कि नॉर्मल है। तो इनका क्या मानना था कि जो सरकार कानून बनाती है उन कानूनों को जनता पर ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, उन्हें जनता को मजबूर नहीं करना चाहिए कि उन कानूनों को माने, बल्कि इनका मानना था कि जब भी सरकार कानून बनाए तो उसमें जनता का सहयोग ज़रूर ले, जनता की मांगों को ध्यान में रखकर ही कानूनों को बनाना चाहिए। क्योंकि अगर कानून जनता की सोच को, जनता की मांग को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे तो उन कानूनों को जनता आसानी से पालन कर लेगी। और ब्रिटिश सरकार जो है वो कानून बना रही है तो वो अपने हितों को, अपनी इच्छाओं को, अपने फ़ायदे के लिए कानून बना रही है। और अगर अंग्रेज़ी सरकार अपने इन कानूनों को भारतीयों पर थोपेगी तो भारत के जो लोग हैं वो इनका विरोध करेंगे ही, क्योंकि वो भारत के लिए कानून कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। तो इन्होंने कानून के बारे में अपने ये विचार दिए हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है इनका राजनीतिक विचार में अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में इनके क्या विचार रहे हैं। लाजपत राय जी जो कि एक दूरदर्शी राजनीतिक नेता थे, मतलब कि ये दूर की दृष्टि रखते थे, राजनीति में बहुत गहरा चिंतन था इनका, बहुत अच्छी सोच थी। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति अच्छी तरह से समझ आ गई थी। इन्होंने अंग्रेज़ों की इस नीति को जनता के सामने प्रकट भी किया, मतलब कि इन्होंने जनता को भी कहा कि अंग्रेजी सरकार तुम लोगों में फूट डालकर, तुम लोगों को आपस में लड़वाकर भारत पर राज करना चाहती है। शुरुआत में अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों को दबाकर इतना कमज़ोर कर दिया कि वे कभी सत्ता प्राप्त करने के सपने भी ना देख सकें। सत्ता मतलब सरकार प्राप्त करने के सपने भी ना देख सके। ऐसे में हिंदुओं ने पश्चिमी सभ्यता का पूरा लाभ उठाया और वे मुसलमानों से आगे निकल गए। मतलब कि सबसे पहले सरकार ने क्या काम किया कि मुस्लिम जो थे वो मुसलमान भारत में कम थे, तो उनका पूरी तरह से दबाया, उनका विरोध किया, उन्हें बिल्कुल हीन समझा, कमज़ोर समझा और हिंदुओं को जो है ऊपर उठाया, हिंदुओं का विकास किया। तो हिंदू जब विकास करने लगे, उन्हें अंग्रेजी सरकार पसंद आने लगी। फिर उन्होंने क्या काम किया कि फिर उन्होंने मुसलमानों को बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने मुसलमानों को सहारा दिया कि हिंदू सरकार, जो हिंदू लोग हैं वो अंग्रेजी सरकार को अच्छा समझते हैं, वो तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं, तो उन्होंने तुम्हारा विकास करने की कोशिश नहीं की। मतलब कि पूरा टोटली अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही थी। 1905 में बंगाल का विभाजन भी सांप्रदायिक, मतलब कि धर्म के आधार पर ही किया गया था, जिसमें कि हिंदू और मुसलमानों में शत्रुता पैदा हो गई। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उन्होंने बंगाल के 2 टुकड़े किए। इन 2 टुकड़ों में एक टुकड़े में तो हिंदू जनता शामिल थी, जबकि दूसरे टुकड़े में इन्होंने मुसलमानों को शामिल किया था। तो इन्होंने धर्म के आधार पर ही उस बंगाल का विभाजन किया था। बाद में अंग्रेजी सरकार ने 1909 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की, अलग चुनाव प्रणाली कि 1909 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया जिसके द्वारा मुसलमानों को अपनी अलग सरकार बनाने का इन्होंने अधिकार दे दिया कि तुम अलग अपने चुनाव करवाओ और अपनी अलग सरकार बनाओ, जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ गई। क्योंकि हिंदू भी चाहते थे कि हमें भी अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, जबकि अंग्रेजी सरकार ने यह मौका मुसलमानों को दे दिया। अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया कि जो अंग्रेजी सरकार थी इन्होंने मुसलमानों को भड़काया कि जो भारत की कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी, इसके विरुद्ध तुम भी अपनी एक पार्टी की स्थापना करो। उस पार्टी का क्या नाम था? मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग तो मुसलमानों की पार्टी थी, जबकि कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की पार्टी थी। कांग्रेस में तो हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों को भड़काया और उनकी एक अलग पार्टी बनवा दी। उस पार्टी का क्या नाम था? मुस्लिम लीग। और इस पार्टी की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में।
भारत की दो महान जातियां हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे और उनमें एकता स्थापित ना हो। अंग्रेजी सरकार यही चाहती थी और अंग्रेजी सरकार का हित मतलब कि उनका फ़ायदा इसी चीज़ में था कि भारत की जो दो महान जातियां मतलब कि सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान ही हैं भारत में, ईसाई और ये तो थोड़े ही हैं, सिख ये भी थोड़े हैं। तो इन्होंने सोचा कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों जातियाँ ही हैं भारत में सबसे ज़्यादा, अगर ये आपस में लड़ते रहेगी, इनमें एकता स्थापित नहीं होगी तो हम भारत पर आसानी से राज कर सकते हैं। तो ये इनके थे 10 पॉइंट्स जो कि इनके राजनीति के विचार थे। मैं इनको एक बार आपको वापस रिकॉल करवा देती हूँ। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि उदारवादी नेताओं से असहमति थी, मतलब कि उदारवादी नेताओं की बातों से, उनके विचारों से लाजपत राय जी असहमत थी। सेकंड पॉइंट हमारा था राष्ट्रवाद, मतलब कि देश के बारे में इनके क्या विचार थे। थर्ड पॉइंट हमारा स्वराज्य, कि अपना स्वयं का राज्य हो देश में। फोर्थ पॉइंट स्वदेशी विचारधारा, कि अपने देश की जो है देसी विचारधारा, अपने देश का बना हुआ माल का ही हम प्रयोग करें। हिंसा और क्रांति के ये बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, ये शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध करना चाहते थे। लोकतंत्र की स्थापना हो तो पूरी तरह से जो है जनता की मांग के अकॉर्डिंग, जनता के हिसाब से जो है लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। समाजवाद की, समाज के बारे में इनके क्या सोचते, इनका मानना था कि पूंजीवादियों का विरोध करते थे और समाजवाद के ये समर्थन में थे। समाजवाद जिनको कि पूरी तरह से हम मान लें। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कानून के बारे में। इनका मानना था कि कानून को जनता पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि कानून जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। और अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, इस नीति के बारे में इन्होंने जनता को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया। नेक्स्ट हमारा है निष्कर्ष, कि टोटली निष्कर्ष यानी चोड़ क्या निकल कर आता है इनके विचारों का। कि निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि लाजपत राय जी उग्रवादी नेता थे, मतलब गर्म पंथ के नेता थे। उनमें राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए वे देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना चाहते थे। तो इनकी यही सोच थी। तो हमने इनके विचारों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है देख सकें। उम्मीद रहेगी आपको क्लास अच्छी लगेगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।